ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं अर्चना वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम प्रश्न पत्र स्त्री लेखन के अंतर्गत स्त्री अस्मिता और स्त्री विमर्श विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के बाद आप विमर्श और अस्मिता का अर्थ बता सकेंगे, अस्मिता की राजनीति को समझ सकेंगे और स्त्रीवादी अस्मिता क्या है इसे समझ सकेंगे। अस्मिता और विमर्श ये उत्तर आधुनिक और उत्तर संरचनावाद की वे बौद्धिक व्यवहार में प्रमुख और केंद्रीय बीज शब्द बन गए। कभी जो प्रतिष्ठा, वर्ग, वर्गहित, वर्ग चरित्र आदि अवधारणाओं के पास हुआ करती थी, वो आज अस्मिता के हिस्से में है। विमर्श ने आलोचना की जगह ले ली है। वैचारिक बहुलतावाद उसका मूल मंत्र है। दोनों मिलकर अस्मिता विमर्श के घटक बनते हैं। अस्मिता और विमर्श दोनों का एक सक्रिय राजनीतिक आयाम है और एक साहित्यिक अनुषंग भी। वर्तमान में हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श के क्षेत्र में काफी कुछ लिखा जा रहा है। उसे जानने और सही तरह से समझने के लिए सर्वप्रथम हमें विमर्श और अस्मिता शब्द की अवधारणा को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इस अध्याय में इन दोनों शब्दों के व्यापक अर्थ को बताया जा रहा है, जिससे कि आगे की इकाइयों में इन शब्दों का व्यवहार होने पर इनका बोध आसानी से हो सके। हिंदी शब्दकोशों में विमर्श का हमारे विवेच्य विषय से जो संबंधित अर्थ है वो है विचार, विवेचन, परीक्षण, समीक्षा, गुण दोष मीमांसा, परामर्श, तर्क, ज्ञान। विमर्शवादी का अर्थ है तर्कपरायण व्यक्ति। विमर्शन में भी तर्क, वितर्क, परीक्षण, समीक्षा के अर्थ निहित हैं। विमर्शित के रूप में प्रयुक्त होकर वो विचारित, आलोचित विषय का बोध बनाता है और विमर्शी यानी विचारक या समीक्षक। इस शब्द की एक वर्तनी विमर्श षटकोण वाले श के साथ भी है, जिसके अर्थ में भी विचारणा, आलोचना के अलावा उद्वेग, क्षोभ, व्याकुलता भी शामिल हैं। और ये मनोदशाएं विमर्श यानी बहस मुबाहिसे में शामिल होने की वजह से अगर देखें तो इस शब्द को और भी व्यंजनापूर्ण बनाती है। विमर्श यहाँ आज हिंदी में डिस्कोर्स के अनुवाद की तरह, पर्याय की तरह, स्थानापन्न की तरह स्वीकृत और व्यवहृत शब्द है। उसके समूचे अर्थ संभार को देखते हुए इसे एक योग्य शब्द और उपयुक्त अनुवाद कहा जा सकता है। परंपरागत अर्थ के अनुसार वो भाषा के माध्यम से वैचारिक संप्रेषण है। भाषिकी में डिस्कोर्स का अर्थ भाषा का केवल अमूर्त तत्व नहीं, बल्कि उसका व्यवहारजन्य तथा व्यवहारगम्य रूप है। तो आज हम विमर्श का जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं उसमें हमारे परंपरागत और शब्दकोशीय अर्थ के अलावा ये जो शब्द है डिस्कोर्स, उसका अर्थ भी शामिल है। डिस्कोर्स लैटिन भाषा के डिस्क्यूरेरे शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है दसों दिशाओं में चकराते दौड़ना, प्रायः अव्यवस्थित, कभी कभी स्वतोव्याघाती वक्तव्यों, साहचर्यों और रूपकों की ऐसी बनावट जिसमें वे कभी ठीक से संसक्त नहीं होते। विमर्श की प्रविधि समन्वित है। किसी एक विषय वस्तु का अनेकशः विचारों और विधाओं के फैलाव में गतिमान होना समन्विति ये है। अभिव्यक्ति का कोई भी रूप और धारा विमर्श के इस फैलाव में आपको सक्रिय मिल सकती है। सामान्य वार्तालाप, नेता का भाषण, अभिनेता का संवाद, चिट्ठी, व्रत कथा, पॉप और पल्प किस्मों के साहित्य से लेकर गंभीर शुद्ध साहित्य तक के अलावा इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, समाज कार्य, भाषा शास्त्र,
मृतत्व, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवीय भूगोल, संप्रेषण विज्ञान, अनुवाद शास्त्र आदि एकेडमिक अनुशासन वगैरह तक सब कुछ विषय वस्तु के साथ संबद्ध किया जाकर विमर्श में उद्धरणीय हो सकता है। विमर्श के प्रकारों की कोई हद नहीं, वो किसी भी केंद्रीय विषय वस्तु पर विस्तृत व्यवस्थित विचार भी है और विचार की प्रक्रिया भी। ऊपर गिनाए सभी विषय क्षेत्रों में से प्रत्येक अपने आप में एक विमर्श भी है और विमर्शकर्ता की क्षमता और विशेषज्ञता के अनुसार किसी भी दूसरे विमर्श में उद्धृत भी किया जा सकता है। विमर्श का राजनीतिक पक्ष कर्मवाद है। कर्मवाद शब्द का अर्थ यहाँ कर्म फलवाद नहीं, सामूहिक कर्मठता का विश्वास और आचार है। एक्टिविज्म का हिंदी पर्याय समझ लीजिए। पर्यावरण, विकास, विस्थापन आदि हमारे समय के कुछ अन्य भी कर्मवादी विमर्श हैं, लेकिन आमतौर से विमर्श की कर्मवादिता अस्मिता विमर्शों के साथ जुड़ी हुई है। विमर्श में अपने देश काल में फैलने और छा जाने की प्रवृत्ति होती है। कोई युग जिन सवालों या वस्तुओं से जूझ रहा होता है, उससे जुड़े बौद्धिक विमर्श और कर्म व्यवहार को मिलाकर देखें तो उसे उस विशेष अवधि में उस देश काल का अंतःकरण या मुखर अवचेतन कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए दिसंबर 2012 के दामिनी के हत्याकांड की देशव्यापी प्रतिक्रियाएं देखें। सड़कों पर उमड़ा हुआ जनसैलाब, दामिनी के पक्ष में विशाल जनसमूह, संचार माध्यमों पर लगातार बहसों के तरह तरह के विचार, कुछ धर्म गुरुओं, कुछ नेताओं, कुछ पुरातन पंथियों का ये मंतव्य कि लक्ष्मण रेखा टूटेगी तो रावण ले जाएगा, हत्यारों के लिए मृत्युदंड की मांग, कुछ लोगों के द्वारा सिद्धांततः मृत्युदंड का विरोध, कुछ लोगों का बलात्कार को इतना संगीन अपराध न समझना कि इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया जाए, कविताएं, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर इत्यादि पक्ष से लेकर विपक्ष तक के विविध संयोजनों में, उग्र से लेकर संतुलित तक के सुरों में समस्त अभिव्यक्ति समुच्चय को स्त्री विमर्श की विशाल वास्तविक परिघटना कहा जा सकता है। देश काल के अंतःकरण ने अपनी अनेकानेक प्रवृत्तियों, रुख रवैयों, रुझानों के साथ स्त्री की स्वाधीनता और सुरक्षा के मुद्दों पर इस प्रसंग में निर्बाध अभिव्यक्ति पाई और उसे कुल मिलाकर विमर्श का नमूना कहा जा सकता है। संचार के इस युग में विमर्श से कतराना संभव नहीं है। वो मौसम की तरह पूरे माहौल में समा जाता है। किसी भी विषय पर विमर्श पूर्वक ही सोच विचार संभव होता है। दैनिक सूचना समाचार से लेकर शोध और विद्वत्ता तक के हर स्तर पर विमर्श अर्थात विचार बहुलता ही बौद्धिक व्यवहार की प्रविधि बन चुका है। जैसे कि दैनिक सूचना समाचार के स्तर पर गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध को एक पक्ष आतंकवादी कहता है तो दूसरा पक्ष स्वाधीनता का संघर्ष। गंभीर स्तर पर इस विमर्श में स्वाधीनता के नागरिक अधिकार और उसके नियंत्रण, दमन या निषेध के समाये हुए सामाजिक रुझान, उसके नियंत्रण, दमन या निषेध के सरकारी अधिकार, दायित्व बोध और राजाज्ञा की हदें, उपस्थित घटना की तहों में समाये हुए सामाजिक रुझान और घटित होते हुए परिवर्तन इत्यादि के विषय में विमर्श पूर्वक विचार होता है। विमर्श पूर्वक का मतलब पक्ष विपक्ष दोनों ओर से। विमर्श का जो पक्ष चुना जाता है उसी के द्वारा शब्दकोश, अभिव्यक्ति और शैली का भी फैसला हो जाता है। विमर्श की यह प्रकृति अकादमिक वैचारिक दायरों में भी अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर और गंभीरतर स्तर पर घटित होती दिखाई देती है, जिसमें व्यक्तिगत वक्तव्य की निबंध जैसी विधाएं भी संकलित परिप्रेक्ष्य में वाद विवाद संवाद की भागीदार हो उठती हैं। विमर्श शक्ति संबंधों के तंतु जाल से संपृक्त होता है। वो एक तरफ के विमर्श के माध्यम से रचित व आचरित होता है तो दूसरी तरफ के विमर्श के द्वारा उद्घाटित और संघर्षित होता है। एक तरह से उसे संचार के माध्यम से लोक वृत्त में
अनेक स्तरों पर अनेक भागीदारों के द्वारा संपन्न किए जाते हुए शास्त्रार्थ की घटना कह सकते हैं, जिसमें शास्त्र भी इस प्रक्रिया के द्वारा संरचित और विसंरचित हो रहा होता है। विमर्श का प्रकट उद्देश्य शक्ति के असंतुलन को चुनौती देना होता है। विमर्श विश्लेषण के गुरु मिशेल फूको ने समस्त विमर्श को शक्ति विमर्श की तरह परिभाषित किया है। अधिकतर विमर्श विश्लेषण फूको के सिद्धांत का वैचारिक आधार ग्रहण करता है, लेकिन विमर्श की सारी कार्रवाई केवल इस तरफ और उस तरफ यानी पक्ष विपक्ष या प्रहार व प्रतिप्रहार में विभाजित होकर रह नहीं जाती। संवाद और आदान प्रदान का जरिया और शक्ति के असंतुलन की संभाल सुधार का माध्यम भी विमर्श ही है। बौद्धिक जिज्ञासा के क्षेत्र में हर अनुशासन के पास उसकी अवधारणात्मक भाषा और शब्दावली तथा एक बुनियादी किंतु विकासशील और दिशा बहुल विचार कोश होता है। उस विमर्श में भागीदारी के लिए उसके साथ परिचय अनिवार्य है। किसी विषय पर किस हद तक क्या कहा जा सकता है, इसके विषय में एक दृष्टिकोण ये है कि सामाजिक चौहद्दियां इसको परिभाषित और निर्धारित करती हैं। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि वस्तुतः भाषा की सीमाएं ही किसी भी संभावित सत्य की सीमाएं हैं। सामाजिक चौहद्दियों को फैलाने या गिराने या शक्ति के असंतुलन को चुनौती देने के इच्छुक विमर्शी व्यक्ति के लिए दूसरा मत ही मान्य होता है, और इन्हीं दोनों प्रकार के दृष्टिकोणों के बीच टकराहट से पक्ष विपक्ष का निर्माण होता है। विमर्श मात्र के पास कोई न कोई वृत्तांत और प्रत्येक वृत्तांत की कोई न कोई विधा होती है। विधा का अर्थ यहाँ केवल हमारे साहित्य शास्त्र के द्वारा निर्धारित और परिभाषित विधा का परंपरागत अर्थ नहीं है, बल्कि ये समझ है कि अभिव्यक्ति मात्र का कोई न कोई रूप होता ही है और वही उसकी विधा है। अगर भाषा है और अभिव्यक्ति है तो कोई न कोई विधा भी है। हिंदी में अस्मिता शब्द से आइडेंटिटी की अवधारणा को अभिव्यक्त किया जाता है और इसकी व्यंजना मूल शब्द से अधिक सटीक है। अस्मि का अर्थ है मैं हूँ, अस्ति का अर्थ है वो है। संस्कृत के स्वभाव के अनुसार क्रिया रूप में ही कर्ता का बोध भी निहित है। अस्तित्व और अस्मिता को होने के बोध की दो दिशाएं माना जा सकता है। अस्मिता निजी और वैयक्तिक है, अस्तित्व तटस्थ और वियुक्त। अस्तित्ववाद और अस्मिता विमर्श अलग अलग काल में अलग अलग चिंताओं और सरोकारों से उद्भूत हुए। हिंदी में शायद इनकी संज्ञाओं की धातुगत समानताओं के कारण इन्हें संबद्ध व तुलनीय मानते हुए कुछ इक्का दुक्का विचार यत्र तत्र अभिव्यक्त किए गए, यद्यपि उन्हें कोई व्यवस्थित रूप अभी तक दिया नहीं गया है, जो शायद बेहतर ही है। अस्मिता विमर्श एक राजनीतिक आंदोलन है। उसकी राजनीति 20वीं सदी के उत्तरार्ध में रंग, राष्ट्र, जाति, नस्ल, साम्राज्य आदि पिछले अनेक शक्ति विमर्शों के प्रतिरोध और प्रतिकार की सक्रिय राजनीति है। विमर्श उसका चेतना प्रसार कार्यक्रम तथा साहित्यिक अनुषंग है। एरिक एरिक्सन ने मनोविज्ञान में आइडेंटिटी या अस्मिता और उसके विकास को पहल विचार का विषय बनाया। थियोरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में उन्होंने अस्मिता के गणहंत के दो पहलुओं की ओर संकेत किया है। उसका प्राथमिक आयाम अस्मि की अनुभूति या अपने आप का एहसास है। जीवन पर्यंत विकास के क्रम में व्यक्ति में अनेक परिवर्तन और संशोधन परिवर्धन होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आजीवन मैं अथवा अहम का एक बोध निरंतर बना रहता है। इस निरंतर बोध के लिए एरिक्सन का नाम अहम अस्मिता है, यानी ईगो आइडेंटिटी। इसी आधारभूत मैं या अहम को जीवन पर्यंत विकास क्रम में परिवर्तित और संशोधित परिवर्धित होना है। अहम अस्मिता के दो पहलू हैं, एक वैयक्तिक अस्मिता और दूसरी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता।
वैयक्तिक अस्मिता में उसके अहम की निजी तरंग यानी वो सब शामिल होता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग और भिन्न बनाता है, यानी उसकी निजता। सामाजिक व सांस्कृतिक अस्मिता में संस्कृति द्वारा निर्धारित वे अनेक सामाजिक भूमिकाएं आती हैं जो किसी व्यक्ति को निभानी होती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से जुड़ता और उनके समान होता है। ये उसकी सांस्कृतिक सामाजिकता है। अहम अस्मिता का विकास 9 चरणों की श्रृंखला में होता है। ये चरण बढ़ती हुई उम्र के समानांतर उत्तरोत्तर जटिल होती हुई निजी और सामुदायिक चुनौतियों की प्रतिक्रिया में अस्मिता के विकास और निर्माण के चरण हैं। किशोरावस्था में पहुंचने के बाद एक व्यावहारिक सांस्कृतिक बोध का निर्माण और अर्जन एक आत्मसजग दायित्व है। हो सकता है कि बचपन में अर्जित संज्ञानों को पुनर्योजित करने में कोई असमर्थ रह गया हो। उसकी अस्मिता की दशा विकीर्ण अथवा बिखरी हुई होती है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने आदिम संज्ञानों से रचित अस्मिता को बिना किसी सवाल के जस का तस बचाए रखे। उसकी अस्मिता की दशा अवरुद्ध होती है। विकीर्ण अस्मिता और अवरुद्ध अस्मिता संरचना और विकास की दृष्टि से अपर्याप्त रह जाने वाली दशाएं। एरिक्सन के अनुसार एक सबल अहम अस्मिता का विकास और समाज व संस्कृति के साथ उसकी सुस्थिर समन्विति का परिणाम एक सामान्यतः सबल अस्मि का बोध होता है। अहम अस्मिता, वैयक्तिक अस्मिता तथा सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता का सुस्थिर समायोजन अस्मिता के पूर्ण विकास की कुंजी। इन तीनों तत्वों में से किसी में भी कोई अपर्याप्तता हो तो अस्मिता के संकट या उलझाव की संभावना बढ़ जाती है। इन तीनों से संयुक्त अस्मिता के 2 स्तर होते हैं, अहम यानी मैं तथा मम और माम यानी मेरा और मुझको। अहम के मनोविज्ञान में भी इस प्रश्न की छानबीन होती है कि वैयक्तिक अहम स्वत्व खुद को सामाजिक परिवेश से कैसे जोड़ता है। ये सामान्य मनोवैज्ञानिक परंपरा का सामाजिक मनोविज्ञान है। इसका फोकस समूह के भीतर व्यक्ति की मानसिक दशाओं, घटनाओं और उनके संदर्भ में उसके आचरण की व्याख्या पर केंद्रित रहता है। वो व्यक्ति पर फोकस रखते हुए उसके समाजीकरण का अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्रीय परंपरा का सामाजिक मनोविज्ञान वैयक्तिक संज्ञान और सामूहिक व्यवहार के संयुक्त पर अस्मिता के मुद्दे की जांच करना चाहता है। सामूहिक व्यवहार पर फोकस रखते हुए वैयक्तिक आचरण का अध्ययन करता है। व्यक्ति को किसी अस्मिता समूह की सदस्यता से स्वाभिमान का सकारात्मक बोध मिलता है। किसी समुदाय में अपने लगाव और अपनत्व के लिए जगह मिलती है। अपने लोग और अंदर के लोग जैसा दायरा बनता है और बृहत्तर सामाजिक समूह में भीतर के या अपने लोगों के संज्ञान से लोगों के मूल्यांकन में पक्षपात का फर्क पड़ जाता है। जीवन में ऐसी सामाजिक स्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है जिनकी वजह से किसी को अपने जन्मजात समुदाय से अलग अहम अस्मिताओं के साथ जुड़कर किसी अलग समुदाय का सदस्य और उसके गठन का भागीदार बनना पड़े। कभी किन्हीं स्थितियों में हाशियों पर चले जाने या डाल दिए जाने का एहसास विभिन्न अस्मिता समूहों और अहम अस्मिताओं के बीच आवागमन का कारण बन सकता है। इसी वजह से एक व्यक्ति अनेक आत्म छवियां भी गढ़ ले। अस्मिता का एक हिस्सा आत्म छवि का है, यानी व्यक्ति जो स्वयं होना चाहता है या जैसा वो खुद को देखता समझता है, ये उसका आदर्श स्वयं है। दूसरा हिस्सा अन्य छवि का है, अर्थात जैसा कि अन्य उसको देखते समझते या अपनी प्रत्याशा का बोझ उस पर रखकर उसे वैसा बनने को विवश, सीमित, प्रेरित करते हैं। आदर्श स्वयं और सीमित स्वयं के बीच के फासले की वजह से अस्मिता में विभक्ति होती है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि, व्यावसायिक प्रतिष्ठा और भूमिकाएं और परिवेश अस्मिता के निर्माण को प्रभावित करते हैं। आत्म सजगता और विवेक के जरिए मनुष्य अस्मिता को मनचाहे सांचे में ढालने की और स्वयं को बदलने की क्षमता रखता है। फ्रायड और लाकां के विपरीत
एरिक्सन आत्म अथवा स्वत्व की गढ़ंत को नियति के हवाले कर देने का विषय नहीं मानते। और आधुनिक स्तर पर ये जो अस्मिता का अर्थ है वो विशेष रूप से स्त्री विमर्श के और उन सब अस्मिता समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपना सत्य, अपना यथार्थ, अपनी नियति, अपना भविष्य बदलने के लिए प्रयत्नशील हैं। अस्मिता की राजनीति का आधार सामाजिक या सामुदायिक अस्मिता होती है। प्रत्येक समाज के गठन में समाज के कुछ समुदाय अन्य कुछ समुदायों की अपेक्षा अधिक शोषित, उत्पीड़ित व रक्षणीय होते हैं। अस्मिता की राजनीति का अर्थ ये है कि ऐसे परस्पर समान हितों वाले उत्पीड़ित, शोषित व संकटापन्न स्थानीय सामाजिक समुदाय एक राजनीतिक इकाई के रूप में अपना गठन करते हैं। अपने हितों की रक्षा में चेतना प्रसार, प्रतिरोध, प्रतिकार तथा अपने हिस्से के वर्चस्व की मांग आदि कार्यक्रमों के लिए एकजुट होते हैं। राजनीतिक इकाई के रूप में गठित होना समुदाय को शक्ति की इकाई बनाता है, खास तौर से जनतंत्र में, क्योंकि जनतंत्र की राजनीति में इस तरह के गठित समुदाय बने बनाए वोट बैंक की तरह बढ़ते जा सकते हैं, भले ही उनका गठन शोषण और अन्याय के प्रतिकार के लिए हुआ हो। अस्मिता की राजनीति के अध्ययनों में अधिकतर उदाहरण पश्चिमी पूंजीवादी जनतंत्रों के दिए गए हैं, लेकिन ऐसी कोई सीधी सपाट कसौटी नहीं है जो किसी राजनीतिक संघर्ष को अस्मिता की राजनीति का नमूना बना दे। वो ऐसे अनेक अस्मिता आंदोलनों के समुच्चयों का सामूहिक नाम है जिनमें से प्रत्येक को किसी न किसी कारण से अब तक उपेक्षित, लुप्त अथवा दमित और उत्पीड़ित रहे समुदाय के प्रतिनिधियों ने शोषक शक्तियों अथवा अत्याचारी व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक न्याय के उद्देश्य से छेड़ा है। इन सामाजिक समुदायों के साथ भेदभाव और अन्याय का दावा और प्रतिकार का संकल्प इस राजनीति का वैचारिक आधार है। अन्याय का बोध और परिभाषा भी विविध समुदायों और उसके मुख्य धारा समाजों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अर्थात अस्मिता की राजनीति का विचार तो विश्वव्यापी है, लेकिन उसके आंदोलन स्थानीय और अपनी जगह जमीन से जुड़े। जैसे पश्चिम में यौनिक उन्मुखता व प्राथमिकता के आधार पर समलैंगिक समुदाय एक राजनीतिक इकाई के रूप में गठित हुआ और यौनिक प्रतिबंध के कानूनों से मुक्ति के आंदोलन की सफल लड़ाई लड़ी। इसी तरह अमेरिका में अश्वेत नागरिक अधिकार का सफल आंदोलन, स्त्री मुक्ति की दूसरी उग्रवादी लहर जिसने पूरे विश्व में अपने लिए अपने अपने स्थानीय आंदोलनों का रूप लिया, अपनी स्थानीयता और देशज प्रकृति की तद्भवता के कारण अस्मिता की राजनीति के आंदोलन अनगिनत और विश्वव्यापी है। शायद इन आंदोलनों को पूरी संख्या में सूचीबद्ध करना भी असंभव हो। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वे अनेक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन आरंभ होकर अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचे जिन्हें हम आज अस्मिता की राजनीति के नाम से जानते हैं। लेकिन यह नामकरण और इसका प्रचलन पिछले 2-3 दशकों की बात है, जब अस्मिता की राजनीति को लेकर व्यवस्थित विचार विमर्श शुरू हुआ, दार्शनिक आधार और अकादमिक स्वरूप खोजा गया। अस्मिता की राजनीति के सैद्धांतिक चिंतन के अतीत सूत्रों को मैरी वुllstonecraft की किताब विंडिकेशन ऑफ द राइट फॉर विमेन तक ले जाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण किताब फ्रांज फैनन की रिचर्ड ऑफ द अर्थ है। पहली का संबंध स्त्री विमर्श तथा दूसरी का रंगभेद विमर्श से है, लेकिन वो न केवल रंगभेद बल्कि पूरी दुनिया के उत्पीड़न, विषमता के जन्मजात शिकारों की नुमाइंदगी करती है। हमारे अपने स्थानीय अस्मिता विमर्शों में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श आदि कहे जा सकते हैं। हमारे इस आलेख का विचारणीय विषय स्त्री विमर्श तथा स्त्री अस्मिता है। पिछले जमाने के दर्शन में जो जगह जीव या आत्मा की थी, वहां अब आधुनिक समय में अहम और अस्मिता का वास। आधुनिकता के लिए हर चीज का प्रमाण सम्मत होना जरूरी है, लेकिन अपने आचरण से उसने कैसे अस्मिता बोध को अप्रामाणिक और खोखला बना दिया, इसका कुछ संकेत अस्तित्ववाद के सिलसिले में हमें देखने को मिलता है।
प्रामाणिकता को आधुनिकता की मांग और आधुनिक अस्मिता की चारित्रिकता का पहला लक्षण माना जा सकता है। पहले कहा जा चुका है कि आत्म छवि और अन्य छवि का फासला अस्मिता के अंदर विभक्ति पैदा करता है। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि जो हम हैं और जो हम दिखते हैं उसमें फर्क है। प्रामाणिकता का मतलब इस विभक्ति को मिटाना है, क्योंकि उसके लिए इसका मतलब पाखंड या बेईमानी है। यही मिथ्या चेतना भी है। इसका संबंध नैतिक औचित्य और मूल्य निर्णय के साथ है। यही अस्मिता का दार्शनिक आयाम। आत्म छवि का मतलब क्या हो सकता है? अपने हिसाब से औचित्य और उपयुक्तता के वे गुण जिनकी हम अपने अंदर कल्पना करते हैं, जिन्हें हम अपना सत्य समझते हैं और जिसके आधार पर हम अपना मूल्यांकन पाना चाहते हैं। यही अंदर की आवाज है जिसके साथ एकाकार होकर अस्मिता अपने आपे के साथ सच्चा होने का रास्ता पाने के लायक बनती है। अस्मिता की राजनीति का नैतिक आधार स्पष्ट है। हमारे समय में अंदर की आवाज का मतलब न्याय की पक्षधरता है। न्याय का पक्ष लेने का मतलब अन्याय के विपक्ष में खड़े होना है। शोषण और उत्पीड़न अन्याय का स्वरूप है। अन्याय करना जितना गलत है, अन्याय सहना भी उतना ही अनैतिक है। समता का सिद्धांत बताता है कि न्यायोचित के निर्णय में समता, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांत कसौटी का काम करते हैं। व्यक्ति के रूप में एक प्रामाणिक जीवन जीने तथा न्याय और औचित्य के निर्णय के लिए प्रत्येक मनुष्य के पास अपने तर्क और विवेक या नैतिक बोध को तैनात करने का अधिकार है। ये तो अस्मिता के सामाजिक पक्ष और सामुदायिक निर्णय की बात हुई। इस निर्णय तक पहुंचने में अहम अस्मिता और वैयक्तिक अस्मिता की क्या भूमिका होती है? प्रामाणिक जीवन की प्रामाणिकता का निर्णय अनुभव की प्रामाणिकता से स्वयं भोक्ता होने से ही संभव है। अस्मिता की राजनीति में पारिभाषिक बात शोषण और उत्पीड़न के वैयक्तिक अनुभव और उसकी सामुदायिक साझेदारी की है। वैयक्तिक अनुभव की समानता से समुदाय परिभाषित होता है। अस्मिता के दोनों वैयक्तिक और सामुदायिक स्तरों की एकान्विति इससे संभव होती है, और आत्म छवि तथा अन्य छवि की भी। आत्म छवि जैसा कहा जो हम स्वयं को समझते हैं, और अन्य छवि यानी जैसा हम दूसरे के सामने खुद को दिखाना चाहते हैं और दूसरा हमको जैसा देखता है। अस्मिता की राजनीति में हर स्तर पर अस्मिता का विवरण वही एक है, उत्पीड़न। अलग अलग व्यक्तियों के उत्पीड़न के अलग अलग अनुभव, संप्रेषण और साझेदारी से एक विराट सामुदायिक उत्पीड़न के एकजुट आकार में प्रकट होते हैं। एक दूसरे के अनुभव को अन्य के द्वारा सत्यापन की प्रामाणिकता प्रदान करते हैं और अन्याय के अनुभव को अन्याय के प्रतिकार की एकजुट इच्छा और संकल्प से जोड़ते हैं। इस जगह से अस्मिता की सक्रिय राजनीति शुरू होती है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वे अनेक विषमता विरोधी राजनीतिक सामाजिक आंदोलन आरंभ होकर अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचे, जिन्हें हम आज अस्मिता की राजनीति के नाम से जानते हैं। ये नामकरण और इसका प्रचलन पिछले 2-3 दशक की बात है। समतावादी राजनीति के प्राक अस्मितावादी रूपों से अस्मिता की राजनीति का प्रस्थान बिंदु ये है कि यह विषमता के उसी आधार पर समता और स्वीकृति की मांग करती है जिसके कारण पहले उससे वंचित की गई थी। ये समुदाय अपनी पहचान की मांग स्त्री के रूप में, अश्वेत के रूप में, समलैंगिकों के रूप में, स्त्री के अलावा दलित, आदिवासी के रूप में करते हैं। मांग अब ये नहीं है कि साझे के मानवीय लक्षणों के आधार पर उन्हें किसी सार्वभौम मानवता में शामिल कर लिया जाए। न यह अब अंतरों के बावजूद सम्मान की मांग है, बल्कि अपने भिन्न रूप में ही एक आग्रह पूर्वक अपनी भिन्नता के लिए सम्मान की मांग है। ये एक साथ एक समुदाय के रूप में अपनी समानता और दूसरे समुदायों से अपनी भिन्नता की परिभाषा का आग्रह भी नहीं। वैयक्तिक और लघुतर समुदायों के स्तर पर भी भिन्नता के लिए सम्मान को कायम रखते हुए ही वो किसी उद्देश्य के लिए एकजुटता का संकल्प है। तो इस तरह संक्षेप में अगर हम देखें तो ये विमर्श एक तरफ और अस्मिता दूसरी तरफ एक दूसरे से जुड़ते हैं और अस्मिता विमर्श का निर्माण करते हैं। और हम जिस विमर्श की आज बात कर रहे हैं, अस्मिता विमर्श के जिस स्वर की, वो स्त्री विमर्श है।
तो स्त्री अस्मिता और स्त्री विमर्श ये हमारे लिए विचारणीय होते हैं। अस्मिता की राजनीति से जुड़े अन्य सामाजिक आंदोलनों के विमर्शों की तरह स्त्री विमर्श ने भी स्त्रीवादी आंदोलन को वैचारिक और रचनात्मक साहित्य राशि द्वारा सैद्धांतिक आधार, भावात्मक अभिव्यक्ति और वैचारिक पोषण दिया है। स्त्री विमर्श की भूमिका भी इन अन्य रक्षणीय सामुदायिक अस्मिताओं के विमर्शों की तरह अपनी प्रकृति, उद्गम और भविष्य से जुड़े सवालों को उठाकर लोकवृत्त में लाने की है। अस्मिता की राजनीति जिन दिनों आंदोलन के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट नहीं रहती, उन दिनों में अस्मिता विमर्श के अवतार में बाकी रहती है। अस्मिता विमर्श उसकी राजनीति का साहित्यिक अनुषंग है। विमर्श के रूप में वो एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेता है। स्त्री विमर्श में समय समय पर विकसित और स्फटिकवत होने वाली अवधारणाएं अपने काल संदर्भ में पितृसत्ता के पूर्वाग्रहों के प्रतिकार को उद्दिष्ट है। स्त्री विमर्श के अस्मिता कार्यक्रम को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले सूत्र का संबंध स्त्री की वैयक्तिक अस्मिता के निर्माण का कार्यक्रम है और दूसरे सूत्र का संबंध निजी अस्मिता को सामुदायिक अस्मिता के साथ जोड़ने का कार्यक्रम है। स्त्री विमर्श की एक दिशा बहिरंग संसार की ओर है। इस संसार की शक्ति संरचना सामाजिक व्यवहारों और उसके भौतिक प्रभावों में दिखती है। वहां स्त्री विमर्श पितृसत्ता के पूर्वग्रहों के जवाब और अपने लिए जगह बनाने के अभियान में बोलता है। दूसरी दिशा उसकी आत्मपरकता के अंतरंग संसार की ओर है। वो प्रायः मनोवैज्ञानिक स्त्री विमर्श है। स्त्री के अंतःकरण की रचना और निजत्व की तलाश उसका अंतरंग अभियान है। तो स्त्री की अस्मिता के निर्माण में तरह तरह के दबाव काम करते हैं। पारिवारिक प्रशिक्षण, सामाजिक परिवेश, स्त्री को निम्नतर अस्तित्व, संपत्ति, उपभोग वस्तु, केवल प्रजनन यंत्र मानने की प्रवृत्ति, या फिर अपने सांस्कृतिक परिवेश के वे वृत्तांत जो स्त्री के त्याग बलिदान का महिमा मंडन करते हैं या फिर उसको आत्महनन के एवज में देवी सम ठहराते हैं। इन दबावों का थोड़ा बहुत जायजा लिया जा सकता है। इन दबावों के द्वारा नारीत्व की एक आदर्श प्रतिमा की गढ़ंत होती है, जिन्हें वास्तविक मानकर स्त्री को उनके अनुरूप ढाला जाता है। एक जीवित सांस लेते व्यक्ति को एक जड़ सांचे में अटाने के लिए काटा छाटा जाता है और इसे वो आत्मछवि बना लेती है। इन सांचों से लड़ना संस्कृति से लड़ना है। इस लड़ाई में एक पक्ष के लिए वे संस्कार हैं, दूसरे पक्ष के लिए सांस्कृतिक जड़ताओं के अवशेष। एक पक्ष सांस्कृतिक जड़ता पर कुठाराघात करता है, दूसरा उसे अपने संस्कारों पर प्रहार की तरह ग्रहण करता है। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई है। चेतना प्रसार के लक्ष्य और सक्रिय कार्यक्रम द्वारा विमर्श इसका सबल और कारगर हथियार बनता है। इस मंतव्य को सिद्धांत के रूप में अभिव्यक्त करने वाला सूत्र बना स्त्री होती नहीं है, बनाई जाती है। स्त्री पुरुष का जन्मजात अंतर केवल शारीरिक है। स्त्रीत्व और पौरुष की रचना इतिहास और समाज ने की है। समाज चूंकि पितृसत्तात्मक रहा है और इतिहास भी पितृसत्ता का इतिहास है, इसलिए स्त्री शत्रुता और द्वेष का शिकार बनाई तथा शोषण और उत्पीड़न झेलने भुगतने को विवश की जाती रही है। अस्मिता की रचना के मनोवैज्ञानिक हथियारों की बात सोचें तो ये जो कहा गया स्त्री आत्मबोध शून्य है, विमर्शहीन है, इतिहास के बाहर है, हम सब जानते हैं आज कि ये उसकी अपनी किसी अयोग्यता का सूचक नहीं है। उसके खिलाफ पितृसत्ता का षड्यंत्र है। इस सिलसिले में हमने फ्रायड और लाकां को अक्सर बहुत विस्तार से देखा, पढ़ा, जाना, समझा है। लेकिन जहाँ तक उसकी अस्मिता की रचना की बात है, शायद एरिक एरिक्सन को हमें अधिक समय देकर, अधिक ध्यान देकर, अधिक मूल्य देकर नए सिरे से पढ़ना और देखना चाहिए। उन्होंने बावजूद इसके कि वे लकां के समकालीन और फ्रायड के अनुयायी थे, लेकिन अस्मिता के विकास का उनका मॉडल स्त्री अस्मिता के विकास के लिए अनुकूलित किया जा सके इसकी संभावना है, क्योंकि वे स्त्री के विरुद्ध के अर्थ में पुरुषवादी नहीं। उन्होंने अस्मिता के विकास में सामाजिक अनुभवों के आजीवन प्रभाव को स्वीकार किया है
और माना है कि अहम अस्मिता यानी स्वयं का सजग बोध हमारे सामाजिक लेन देन से विकसित होता है। इस लेन देन से निरंतर नई सूचना और अनुभव का अर्जन होता है और हमारी अस्मिता निरंतर विकसित और परिवर्तित होती रहती है। अहम अस्मिता के अलावा सक्षमता का एहसास भी व्यक्ति के कर्म और व्यवहार को प्रेरित करता है। वे मानते हैं कि विकास का हर चरण जीवन के किसी क्षेत्र में सक्षमता के अर्जन का अवसर है। उस चरण को सही ढंग से संभाल पाने का अर्थ अपनी जिंदगी और परिस्थिति पर नियंत्रण की क्षमता का बोध होता है। यह आत्मशक्ति या ईगो स्ट्रेंथ है। अगर उस चरण को संभाला ना जा सके तो व्यक्ति एक तरह से अपर्याप्तता और अक्षमता के बोझ से ग्रस्त हो जाए, इस बात की संभावना भी उतनी ही प्रबल होती है। एरिक्सन के मॉडल में इच्छा शक्ति और आत्म क्षमता के सहारे स्त्री के पास एक समंजित और अन्वित अस्मिता के विकास और सामाजिक संसार में अपने लिए जगह बनाने की सामर्थ्य है और यही स्त्री विमर्श का ध्येय है। लेकिन स्त्री की अस्मिता पर सामाजिक लेन देन के सक्रिय दबावों की निषेधात्मक प्रकृति को जानते हुए समझा जा सकता है कि बात इतनी आसान नहीं है जितनी सुनने में लगती है। स्त्रीवादी मनोवैज्ञानिक विमर्श जानता है कि एक जगह पर विमर्श अपर्याप्त रह जाते हैं क्योंकि स्त्री के अनुभव का बहुत सारा हिस्सा वार्तालाप के बाहर तथा विमर्श की हदों के पार ही रह जाता है। विमर्श तक पहुंचता ही नहीं बल्कि चुप्पियों के घेरे में बंद रखा जाता है। खुद स्त्री भी साहस नहीं कर पाती है। बलात्कार तथा यौनिक शोषण और उत्पीड़न के अन्य अनुभव सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार स्त्री के द्वारा अपने स्त्री अंगों का नामोल्लेख और रजोधर्म, गर्भ, प्रसव के अलावा स्त्री अंगों से जुड़े रोग तक भी अनेक सांस्कृतिक दबावों में चुप्पी के हवाले करके विकट से विकटतर होते चले जाते हैं और अपने ही अंगों का नामोच्चार तक, स्तन को स्तन तथा योनि को योनि कह पाना तक भी स्त्री को बोल्ड, अश्लील और पोर्नोग्राफिक तक की उपाधि दिलाने के लिए पर्याप्त। ऐसे में साहित्य और विमर्शीय अभिव्यक्तियों के जरिए इन चुप्पियों को तोड़ना और स्त्री को अपने दैहिक वजूद में सहज और अकुंठ बना पाना स्त्री विमर्श का एक बुनियादी सरोकार। विमर्श पार के इस उत्पीड़न की सत्ता सामाजिक विश्व में दृढ़ता पूर्वक उपस्थित है। स्त्रीवादियों को एक अपने मूल्यगत शब्दकोश की पितृसत्ता की छाया, छलबल, शिकंजे से मुक्त नितांत अपनी नैतिकता की जरूरत है। इसके बिना उसका विमर्श स्थायी विषमता, अन्याय और दमन के सामने सैद्धांतिक और राजनीतिक रूप से अशक्त और लकवाग्रस्त रह जाएगा। हम सब जानते हैं कि अस्मिता की राजनीति का आरंभ अपने शोषण और उत्पीड़न के निजी अनुभव के विश्लेषण और अपने समुदाय के साथ उसकी साझेदारी से होता है। वैयक्तिक अनुभव सामुदायिक साझेदारी का विषय और सामुदायिक अस्मिता का आधार बनता है। वो व्यक्ति अस्मिता का सामाजिक पक्ष भी है और एकजुटता से निर्मित सामुदायिक विराट आकार भी है। भिन्नता की पहचान और एकजुटता का संकल्प इसे एक साथ एक सिरे पर वैयक्तिक और दूसरे सिरे पर सामाजिक बनाता है। इसका अर्थ समाज के नकार द्वारा निजी की प्रतिष्ठा नहीं है, निजी की प्रतिष्ठा नहीं है, जैसा कि कभी कभी समझ लिया जाता है। पर्सनल इज पॉलिटिकल यानी निजी भी राजनीति है, राजनीतिक है का मुहावरा ऐसे ही साझेदारी और चेतना प्रसार कार्यक्रम की वार्षिक रपट का शीर्षक बनकर नारीवाद की उग्र लहर के दौरान अस्तित्व में आया था। स्त्री संघर्ष का बड़ा हिस्सा उसकी निजी जिंदगी में पुरुष के साथ निजी संबंध के समीकरण में, उसको लचीला और समावेशी बनाने की कोशिश में तथा शक्ति के पारिवारिक असंतुलन को बराबर करने में घटित होता है। और स्त्री विमर्श का एक बड़ा हिस्सा पितृसत्ता के अंतर्गत स्त्री की स्थिति, उसके प्रति अन्याय और उत्पीड़न को दर्ज करके निर्मित हुआ है। निजी तकलीफें पूंजीभूत होकर विराट बन जाती हैं और संयुक्त प्रतिपक्ष का अवतार ग्रहण करती हैं। यही निजी का राजनीतिक आयाम है। किन्हीं सार्वजनिक सार्वभौमिक मूल्यों को एक साथ सबके ऊपर लागू करने का मतलब वास्तव में वर्चस्वी समुदाय द्वारा अपने हित को
सार्वभौम का दर्जा दे देना होता है। शोषक के लाभ को शोषित के हित की तरह परिभाषित करना होता है। लघुतर समुदायों की भिन्नता को रोलर से दबाकर समतल कर देना होता है। अन्याय को अनदेखा कर देना होता है। अस्मिता विमर्शों का संघर्ष ऐसी सार्वभौमता के विरुद्ध है। स्वाधीनता संग्राम जैसे किसी बड़े लक्ष्य के एकजुटता का संकल्प ज्यादा प्रामाणिक एकता होगी बजाय किसी काल्पनिक सार्वभौमता के। विमर्शहीन और इतिहास के बाहर के समुदायों द्वारा अपने जीवन और अनुभव को दर्ज करके लिखंत में बदला जाता है। लिखंत उपरांत जीवी होने के कारण इतिहास में प्रवेश का द्वार बनती है। पुरागत मान्यताओं, पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों का प्रतिकार किया जाता है। विमर्श इसका साधन बनता है। कुल मिलाकर देखें तो निष्कर्ष की तरह कहा जा सकता है कि अब तक का जो स्त्री विमर्श था वो अब लैंगिकता विमर्श में रूपांतरित हो रहा है। अकादमिक दायरों में रचना की दृष्टि और आलोचना की प्रविधि की तरह स्त्री विमर्श ज्ञान क्षेत्र में दाखिल और शामिल हो चुका है और बना रहेगा। स्त्री अब बड़े पैमाने पर संस्कृति और परंपरा से प्राप्त पुरानी गणहंतों के बाहर आकर नई नई और अलग अलग भूमिकाएं खोज, चुन और निभा रही है। इन नई भूमिकाओं में स्त्री पुरुष का विभाजन समाप्त हो चुका है। पश्चिम में स्त्री विमर्श के मुद्दे समाधान और लगभग समापन को जा चुके हैं। इसलिए उनका सैद्धांतिक विमर्श जीवन और व्यवहार के निरीक्षण परीक्षण से नए पन्ने पलट रहा है। स्त्री होती नहीं बनाई जाती है कि अवधारणा की तरह स्त्री पुरुष के शारीरिक अंतर की स्वीकृति थी और उसके परिणाम स्वरूप ऐसी वैकल्पिक विमर्शीय स्थापनाएं भी आई थी कि चेतना व अस्मिता के निर्धारण में शरीर का भी अनिवार्य योग होता है। नर नारी के विलोम युग्मक में अनिवार्यतः निहित शक्ति विमर्श की जड़ पर कुठार चलाते हुए लैंगिकता विमर्श की शुरुआती स्थापना ये थी कि परस्पर भिन्न प्रकार के दो मांसपिंडों या शरीरों को स्त्री पुरुष का नाम और अर्थ भी मनुष्य की भाषा देती है और वही उनसे भूमिकाओं और अस्मिताओं की प्रत्याशाओं को रूपायित भी कराती है। बहुलतावादी उत्तर संरचनावाद का आधार लेते हुए इस अवधारणा में माना गया है कि जीवन की भूमिकाओं के निर्धारण में कोई अंतिम निर्णय नहीं होता। शरीर उसका अंतिम निर्णायक बिल्कुल नहीं होता। लैंगिकता शरीरों का नहीं, उन व्यवहारों का गुण है जिसे किसी समाज के सदस्य एक लैंगिकतावाची अर्थ प्रदान कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ये लैंगिकता का होना नहीं, लैंगिकता का निर्वाह अथवा अदायगी। इस बिंदु पर आकर लैंगिकता विमर्श उन भूमिकाओं को भी अपने अध्ययन का विषय बनाता है जहां लैंगिक व्यवहार उलट दिए जाते हैं। लैंगिकता विमर्श में यहाँ समलैंगिकता विमर्श भी शामिल होता है तथा रूप, वेश इत्यादि से संबंधित अन्य कई प्रकार के लैंगिक व्यवहार भी। लैंगिक भूमिकाएं भी चुनाव का विषय होती हैं और चुनाव अलग किस्म के भी हो सकते हैं। भूमिका निर्वाह अथवा अदायगी के रूप में लैंगिकता का विचार पितृसत्ता के तख्ता पलट, विध्वंस, तोड़फोड़ की प्रक्रियाओं के लिए अवधारणात्मक समझ के महत्वपूर्ण आधार देता है।